का पता नहीं कैसे हम दोनों की तो कहानी पड़ गई। सही बताऊं तो ये हिनके लड़न के चक्कर में आना पड़ा, नहीं तो नीचे अच्छे भले थे हम। चलो आप सफर की शुरुआत करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम 5 दोस्त ईश्वर, मानव, बबलू, गोविंद और एक मैं जो कि कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। मैं कहीं भी घूमने के लिए मना नहीं करता हूँ। अब हम पांचों मिलकर जाने वाले थे एक लंबी ट्रिप पर, जिसकी शुरुआत होती है इंदौर शहर से। तो हम शाम को ही गाड़ी में अपना सारा सामान जमा लेते हैं। हमारे पास बहुत सारा सामान था जो कि ईश्वर भैया बैग को एक एक करके गाड़ी में व्यवस्थित जमा देते हैं। ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला था। तो अब हम इंदौर शहर से निकल जाते हैं, जहाँ पर हमें हल्की हल्की बारिश मिल जाती है और रात का समय होता है, इसलिए इंदौर में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है। इंदौर को हम आसानी से पार कर देते हैं और थोड़ा आगे जाने पर इनको शरीर ठंडा करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसमें ये कोल्ड ड्रिंक लेकर पीने लगते हैं। और यहाँ पर इनके फोटोशूट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे सफ़र में यादें बनाना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो और वीडियो बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारी यादें सेव हो जाती हैं, क्योंकि ये वक्त फिर बार बार लौट कर नहीं आता है। उसके बाद हम सफ़र की शुरुआत करते हैं और पहुँच जाते हैं टोल टैक्स के पास। लंबे सफ़र में आपको हाईवे पर बहुत जगह टोल टैक्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे मज़े की बात यहाँ होने वाली है कि हम हमारा टोल का पूरा खर्चा बचाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सर्विस कार्ड हैं जो कि हमारे फ़ोन में सेव है। और हम यहाँ पर भैया को सर्विस कार्ड दिखाते हैं। भैया हमसे बहुत सारे सवाल जवाब पूछते हैं कि सर्विस में कौन है, कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर उनके सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। भैया वापस हमारा फ़ोन दे देते हैं और हमसे कोई सवाल पूछने के बाद फिर हमें आगे बढ़ने के लिए बोल देते हैं। और थोड़ी देर बाद हम बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं और महाराष्ट्र में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर अपनी गाड़ी को ईंधन से फुल करवा लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पेट्रोल का भाव 104 रुपये लीटर और डीजल 90 रुपये लीटर मिलता है। तो यहीं से हम अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेते हैं। मध्य प्रदेश की अपेक्षा महाराष्ट्र में ईंधन सस्ता है। और अब यह पानी की बोतल भर लाते हैं, क्योंकि गाड़ी के साथ साथ हमारे शरीर को भी ईंधन की ज़रूरत होती है, जो कि पानी से पूरी होती है। और यहाँ पर पेमेंट करने के बाद फिर हम वापस से आगे बढ़ जाते हैं। अब बारिश बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी और हम महाराष्ट्र में पहुँच चुके थे। यहाँ इनको चाय की याद आ जाती है, तो हम रोड साइड एक अच्छी दुकान देखकर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और यहाँ पर चाय पीने लग जाते हैं। चाय का हिसाब क्लियर करने के बाद फिर वापस से अपना सफ़र शुरू करते हैं, जिसमें हम पीछे की सीट वालों तीनों लोग सो जाते हैं, क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी थी और सफ़र में नींद का आना बहुत ही आम बात होता है, इसलिए हम तीनों लोग सो जाते हैं। और जब आँख खुलती है तो हम नासिक में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर सुबह का नज़ारा देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और चारों तरफ पहाड़ी होती हैं। यहाँ सुबह की शुरुआत हमारी चाय के साथ होती है। तो हम रोड साइड अच्छी सी दुकान देख लेते हैं और गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है और बैठने के लिए भी यहाँ सीटिंग एरिया होता है। यहाँ पर मानव भाई हमारी हेयर स्टाइल करने लग जाते हैं, क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी और इनके फोटोशूट वापस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नासिक का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी। नासिक शहर, त्र्यंबक विद्या मंदिर और त्र्यंबकेश्वर का यहाँ बोर्ड लगा था। यहाँ पर हमारे फोटोशूट शुरू हो जाते हैं और फोटो क्लिक करवाने के बाद फिर वापस से हमारा सफ़र शुरू हो जाता है, जिसमें हमें सामने अब पहाड़ी और बादल ही दिखाई दे रहे थे। नासिक शहर महाराष्ट्र का बहुत बड़ा शहर है और यहाँ बहुत ही सुंदर शहर है, क्योंकि चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं और बारिश के टाइम पर यहाँ पर चारों तरफ झरने दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ मंदिर के पास हम पहुँच जाते हैं और मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को पार्किंग कर देते हैं। यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होती है और मंदिर के पास से ही एक रास्ता निकल कर जाता है, जहाँ जो कि गोदावरी कुंड तक जाता है। ब्रह्मगिरी से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन यहाँ पर मंदिर के थोड़ी दूर जाने पर ही यहाँ पर कुंड बना हुआ है, जो कि यहाँ पे नहाने के लिए, स्नान के लिए बनाया गया है। यहाँ पे स्नान करने के बाद ही दर्शन किए जाते हैं। यहाँ बीच में लोहे की रेलिंग लगी हुई है, क्योंकि अंदर बहुत गहरा है, इसलिए कोई अंदर ना जाए। यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, रस्सी पकड़कर हम यहाँ स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर हम भी अपना स्नान शुरू कर देते हैं। स्नान करने के बाद फिर हम आ जाते हैं मंदिर के पास, जहाँ फूल प्रसाद की बहुत सारी दुकानें होती है। यहाँ खिलौने के भी बहुत सारी दुकानें होती है। यहाँ भैया से हम पूरी डिटेल ले लेते हैं मंदिर की, और यहाँ से प्रसाद खरीदने के बाद अपना सामान रख देते हैं, क्योंकि मंदिर में लॉकर की सुविधा नहीं थी। तो हम प्रसाद वाली दुकान पर ही अपना सामान रख देते हैं, चप्पल जूते उतार देते हैं और आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पर दिख जाता है मंदिर का द्वार, जिसे उत्तर महाद्वार कहते हैं। इसका मुंह उत्तर में होने की वजह से इसे उत्तर महाद्वार कहते हैं। लेकिन वहाँ जाने पर हमें पता चलता है कि यहाँ VIP टिकट जो लेते हैं उसी के दर्शन यहाँ से होते हैं। यहाँ से मंदिर में लोगों को जल्दी पहुँचाया जाता है। ये मंदिर का शॉर्टकट रास्ता होता है, लेकिन जिनके पास VIP टिकट होती है वही जाते हैं। VIP टिकट का शुल्क 200 रुपये लगता है। 200 रुपये में आप पर पर्सन 200 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से यहाँ अंदर जा सकते हो। और ये था हमारा रास्ता, जो कि उत्तर महाद्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। और हम अभी पूर्व द्वार पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ से
लोग जनरल पब्लिक की एंट्री होती है। आम लोग यहाँ से जा सकते हैं दर्शन के लिए। वीआईपी टिकट वाले उत्तर महाद्वार से और जनरल दर्शन करने वाले पूर्व दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। ये पूर्व दरवाजे से आम लोगों की एंट्री होती है। यहाँ पूर्व दरवाजे से ही आम लोग अंदर जा सकते हैं। यहाँ अंदर जाने पर बड़ा ओम दिखाई देता है और बैरिकेड भी लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये सावन का महीना अभी लास्ट महीने में सावन शुरू होने वाला है, इसलिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों में काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ से हमारी एंट्री शुरू हो जाती है। हम रेलिंग को क्रॉस करते हुए जाते हैं और मंदिर में देखते हैं बहुत भीड़ हो चुकी है। अभी सुबह के लगभग 7 बजे हुए थे। यहाँ काफ़ी भीड़ हो चुकी है। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। जब हम गार्ड से यहाँ की जानकारी लेते हैं तो वो बताते हैं कि आप आरती के समय पर आए हो। 7:30 बजे आरती का टाइम होता है, जहाँ जिसके पहले भगवान का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें लगभग 1 घंटा लगता है। तो यहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद ही आपके दर्शन हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम रेलिंग में ही वेट करने लग जाते हैं। यहाँ सारी पब्लिक को रोक दिया जाता है। सभी लोग यहाँ पर रेलिंग में लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और मंदिर में भगवान के दर्शन करने का इंतज़ार करते हैं। लगभग 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद फिर मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं, जिसमें हम मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि 50 मीटर और आगे जाना है, जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे पब्लिक को रोक दिया जाता है और यह मंदिर का एग्जिट गेट है, जहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं। मंदिर में मोबाइल कैमरा बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम वहाँ पर दर्शन करने के बाद परिसर में आ जाते हैं, जहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत आसानी से दिखाई देता है और बहुत ही साफ दिखाई देता है। साफ मौसम में यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ से आप शिखर दर्शन भी कर सकते हो। ये मंदिर का परिसर क्षेत्र है, जहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि बारिश के समय में यहाँ हरियाली हो चुकी थी और चारों तरफ जंगल है और पहाड़ है। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ आप शिखर दर्शन करने के बाद एग्जिट गेट पे आ सकते हो, जो कि मुख्य एग्जिट गेट है। यहाँ से एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। बाहर निकलने पर छोटे छोटे मंदिर मिल जाते हैं, जहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम अपना सफ़र वापस शुरू रखते हैं। और मंदिर के चारों तरफ आपको दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें खिलौने की दुकानें, फूल प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर पुराने ज़माने के सिक्के भी मिलते हैं, जिसमें डॉलर और हमारे भारत के पैसे भी मिल जाते हैं। यहाँ हम एक शंख खरीद लेते हैं। दर्शन करने के बाद और मंदिर के चारों तरफ घूमने के बाद फिर हम अपनी गाड़ी उठाकर निकल जाते हैं हरिहर फोर्ट के लिए, जिसे हर्षगढ़ का किला भी कहा जाता है। ये किला 70 डिग्री पर बना हुआ है, जिसमें लगभग 200 सीढ़ियाँ हैं। और आज हम यहाँ की ट्रैकिंग करने वाले थे। रास्ते में यहाँ आपको ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आसपास के पशु, आवारा पशु बहुत ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से सब तरफ हरियाली हो चुकी थी और नई कोमल घास आ चुकी थी, जिसको यहाँ पर चरने के लिए, खाने के लिए गाय पशु मिल जाते हैं, रोड पर ही मिल जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर पहाड़ों का नज़ारा आप देख सकते हो। चारों तरफ पहाड़े और बादल ही दिखाई देते हैं। अब हम शहर के शोर शराबों से बिल्कुल दूर आ चुके थे और यहाँ पर हम गाड़ी को पार्किंग कर देते हैं। यहाँ पे किले में ट्रैकिंग के पहले ही गाड़ी की पार्किंग होती है। यहाँ पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि गाड़ी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को आगे नहीं ले जा सकता है, इसलिए हम गाड़ी को यही पार्किंग कर देते हैं। यहाँ का पार्किंग शुल्क आपको 50 रुपये देना होता है, जिसमें आप किले की ट्रैकिंग करके आने तक आपकी गाड़ी का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ से होती है हमारी पैदल शुरुआत। गाड़ी रोड के आइट साइड भी आप खड़ी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गाड़ी की फुल सेफ्टी से खड़ी करना है, जिससे आपकी गाड़ी को कोई छेड़े ना और कोई हानि ना पहुंचाए, इसलिए आप पार्किंग में खड़ा कर सकते हो। फिर यहाँ से हमारी पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है, जिसमें लगभग सभी के मोबाइल हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मेमोरी बनाना बहुत ज़रूरी है। इतनी दूर आए हैं और लगभग 12 से 15 किलोमीटर ट्रैकिंग करेंगे, इसलिए यहाँ की मेमोरी बनना भी तो बहुत ज़रूरी है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सरकार ने इलेक्ट्रिक सुविधा कर दी है। यहाँ छोटे मोटे घर और दुकानें बनी हुई है। यहाँ पर रोड भी बनाया जा रहा है, जिसका अभी काम चल रहा है। यहाँ ट्रैकिंग करने का चार्ज लगता है, जिसमें टिकट 30 रुपये प्रति व्यक्ति होती है और कैमरे का चार्ज यहाँ पर 100 रुपये लगता है। अगर आपके पास कैमरा है तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ से हम हमारे मोबाइल निकल जाते हैं, क्योंकि सफ़र इतना खूबसूरत था। यहाँ की मेमोरी बनाना बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ते, जंगल झाड़ी से निकलकर हम जाने वाले थे।
अगर क्लाइंब करते समय आपके हाथ या पैर गंदे हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर पहाड़ से रिसते हुए पानी में ही आपको हाथ साफ करने पड़ेंगे और यहीं से आपको पानी गला गीला करना पड़ेगा। अगर आपके पास पानी उपलब्ध नहीं है तो पानी की बोतल लेकर जाए। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी है जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें और पानी मिल जाएगा, लेकिन उनका रेट डबल होता है। 50 रुपये में एक पानी की बोतल मिलती है, इसलिए आप पहले से ही व्यवस्था करके लाए। और यही वो किला है जिसकी चोटी तक हमें पहुँचना है। इसे हरिहर किला, हर्षगढ़ किला भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 3676 फीट है और लगभग 200 सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ती है। यहाँ पर हम थोड़ा आराम करते हैं। आराम करने के बाद यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ी दिखाई दे रही है। फिर थोड़ा आराम करने के बाद वापस हमारा सफ़र शुरू हो जाता है, जिसमें हम झाड़ियों और कीचड़ से निकलकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर हमारे फ़ोटोशूट शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर फिसलन वाला एरिया है, कीचड़ है, इसलिए यहाँ पर शूज़ पहन कर आए जो आपको कंफर्टेबल लगे। ग्रिप वाले शूज़ ही पहन कर आए और ध्यानपूर्वक चले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फिसलन है, कीचड़ है और बारिश की वजह से यहाँ पर फिसलन हो जाती है, काई जमने लगती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सतर्क और ध्यानपूर्वक चढ़े। यहाँ पर तीर के निशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर इतने सारे अजनेरी, भैरूगढ़ और बहुत सारे पहाड़ है जो चारों तरफ है, तीर के निशान को शो करते हैं। उसके बाद यहाँ टॉप पर पहुँच जाते हैं। टॉप पर पहुँचने का मज़ा ही अलग होता है। फिर वापस हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ आधा सफ़र ही तय किया है और अभी हम बादलों के बीच आ चुके हैं। यहाँ से हमें हल्की ठंडी हवा महसूस हो रही है। जहाँ पर सकरा रास्ता है वहाँ पर सरकार ने रेलिंग लगा दी है, जिसकी मदद से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। और ये रेलिंग ऊपर लगी हुई है और यहाँ पर मिलती है हमें भीड़, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी ट्रैकिंग वाला एरिया है और ख़तरनाक एरिया है। इसलिए 100 में से यहाँ पर 10% लोग ही ऊपर चढ़ पाते हैं और टॉप पर तो 5% लोग ही ऊपर पहुँच पाते हैं। और हम भी यहाँ शिवाजी के नारे लगा के कर देते शुरुआत। शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की। अरे क्या ऊपर के नीचे कोई नहीं आ रही, चढ़ जा तू तो। ओ भाई ठीक है, एक लगा फोटो एक। और लगभग 3 घंटे का सफ़र करने के बाद पहुंच जाते हैं टॉप पर। टॉप पर पहुंचने की खुशी ही बहुत अलग होती है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा हमें महसूस होती है और टॉप पर एक झंडा लगा हुआ होता है, जिस पे भगवा कलर का कपड़ा लपेट दिया जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हो नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर सिर्फ बादल और कोहरा ही दिखाई देता है और ठंडी ठंडी हवाएँ महसूस होती है। यहाँ पर आप जो भी सामान आप नीचे फेंकोगे वो उसका रिफ्लेक्शन, वो सामान वापस ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो, लेकिन यहाँ से सिर्फ बादल ही दिखाई देते हैं। ऊपर पहुँचने की बहुत खुशी होती है। यहाँ से हम हमारे कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। चढ़ने पर जो यहाँ पर गर्मी हो रही थी वो पूरी अब ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ में बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं जो कि टॉप फ्लोर तक पहुँचते हैं। बस इतने ही लोग यहाँ पर टॉप फ्लोर तक पहुँच पाते हैं, बाकी अपने रास्ते वापस लौट जाते हैं। और यहाँ जो भी सामान आप नीचे फेंकोगे वो वापस पहाड़ी पर ही आकर गिरेगा, क्योंकि यहाँ हवा का प्रेशर बहुत तेज़ होता है। चारों तरफ यहाँ पर बादल ही बादल दिखाई देते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और यहाँ कब बारिश शुरू हो जाती है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद फिर वहाँ पर घूमने के बाद हम वापस नीचे उतरने लगते हैं, जहाँ पर सीढ़ियों पे हमें खांचे पकड़ते हुए नीचे उतरना होता है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत ही नुकसानदायक होती है। यहाँ पे आप अगर मजाक मस्ती में जा रहे हो तो थोड़ा सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपकी छोटी सी गलती किसी के लिए बहुत बड़ी हानि बन सकती है। इसलिए यहाँ ध्यानपूर्वक चढ़े और बिल्कुल ही सावधानीपूर्वक रहे। यहाँ पर
काई भी होती है जिसकी वजह से फिसलन होती है। बारिश के समय पर यहाँ पानी भी गिरता है और फिर रेलिंग के सहारे हम नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद हम काफ़ी थक चुके होते हैं क्योंकि इतना ऊपर चढ़ने के बाद और वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। फिर थोड़ा हम सुस्त हो जाते हैं, थकावट महसूस होने लगती है। उसके बाद फिर हम नीचे पहुँच जाते हैं और फिर थोड़ा आगे चलने के बाद फिर हम वापस वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने पहले टिकट खरीदी थी। यहाँ पर अपने टिकट को वापस करवा देते हैं और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक डंडा लगा हुआ है, गेट बना हुआ है जिसके आगे आप बिल्कुल भी बिना एंट्री के बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हो। यहाँ पे गार्ड भी खड़े हुए होते हैं। यहाँ वाहन ले जाना बिल्कुल ही प्रतिबंधित है और यहाँ पे अभी रोड का काम चल रहा है। फिर थोड़ा बहुत सफ़र करने के बाद फिर शाम हो जाती है और शाम को फिर हमें भूख लगने लगती है, इसलिए हम यहाँ पे मैगी बना लेते हैं। क्योंकि हमें दूर दूर तक चाय नाश्ते की दुकान दिखाई नहीं दे रही थी। मैगी के पैकेट और सारे सामान हम साथ में ही लेकर गए थे। हमने चूल्हे पर मैगी बनाने के का प्लान बनाया था क्योंकि चूल्हे पर खड़ी चढ़ाई होने के कारण वहाँ पर कोई भी सामान ले जाना हानिकारक हो सकता है। वहाँ पर बैग नहीं ले जा सकते, इसलिए हम पूरे सामान को गाड़ी में लोड करके चले गए थे। इसलिए मैगी बनाने का प्लान हमने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था और अब हम मैगी बना रहे हैं। और डाल सुट इसके थोड़ी जोड़ दीजिए। और फिर 10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद हमारी मैगी बनकर तैयार हो जाती है और सभी लोग मैगी खा लेते हैं। पहाड़ों के नज़ारों में मैगी खाने का आनंद कुछ और ही होता है। फिर हम यहाँ का हिसाब लगाते हैं और यहाँ की ट्रिप का हमारा खर्चा 7,000 रुपये होते हैं, जिसमें बड़ा खर्चा गाड़ी के ईंधन का ही था। और फिर वापस से इनके फ़ोटोशूट शुरू हो जाते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट डे जाने वाले थे एलोरा की गुफाएँ, कैलाश मंदिर और गणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाला हूँ। यहाँ कितनी टिकट होती है, कितना खर्चा होता है और एलोरा की गुफाएँ कैसे दिखती है, कैसे यहाँ पहुँच पाते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।